चुनाव आयोग से बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की और आयोग से बंगाल में जारी चुनाव हिंसा को लेकर ममता बनर्जी को नोटिस भेजने के लिए कहा है। बहुत अहम ये मुलाकात, क्योंकि इससे पहले कल टीएमसी के नेता भी मुलाकात कर चुके हैं चुनाव आयोग से, और इस बीच चुनाव आयोग इस बात को एश्योर कर चुका है कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग खुद पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। एक टीम जाएगी वहां पर, दौरा करेगी। लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। दोनों ही पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं चुनाव आयोग अपनी अपनी शिकायतों का पिटारा लेकर। कल टीएमसी के 3 नेता पहुंचे थे, जिसमें महुआ मित्रा भी शामिल थी, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वहां पर जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होगी, लोगों में इस बात का डर पैदा हो सकता है। तो ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती, डर पैदा हो सकता है। बीजेपी कह रही है कि वहां पर हिंसा हो रही है, जिस वजह से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, तो चुनाव आयोग इसको लेकर संज्ञान ले। तो दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी शिकायतों का पुलिंदा लेकर चुनाव आयोग पहुंची हैं। पाकिस्तान में इन दिनों प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बीच में भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मुकाबला चल रहा है। कुछ ही दिन पहले इमरान खान साहब ने भारत के साथ बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की थी। अब आर्मी चीफ बाजवा ने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की जरूरत पर ज्ञान दिया है, लेकिन भारत भी अब पाकिस्तान के हर रंग से वाकिफ हो चुका है। Let me say profoundly that we are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. पाकिस्तानी आर्मी चीफ भारत के साथ शांतिपूर्ण बातचीत की बात करें, ये बात तो हाजमोला खाने के बाद भी हजम नहीं होती। सुनिए तो सही, क्या कह रहे हैं बाजवा साहब? We have learned from the past to evolve and are willing to move ahead towards a new future. तो अपने पड़ोसी देशों में अशांति के दूत का तमगा हासिल करने वाले पाकिस्तान को शांति चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए शांति? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी जो पाकिस्तान के लिए भारत से बातचीत की नौबत आ गई? Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia by ensuring connectivity between East and West Asia. बाजवा कह रहे हैं कि उन्होंने भूतकाल से बहुत कुछ सीखा है और भविष्यकाल को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजवा साहब पाकिस्तान के वर्तमान काल से डर गए, क्योंकि आज पाकिस्तान की हालत क्या है इसको दुनिया देख रही है। पाकिस्तान में इमरान सरकार कब गिर जाए किसी को पता नहीं। पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि आम लोगों को रोटी के लाले पड़े हैं। चीन ने पाकिस्तान को दोस्त दोस्त कहकर उधारी के जिस दलदल में धकेला है वो दुनिया ने देखा है। आतंकवाद को लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान की इमेज पर भी बट्टा लग चुका है। तो ये मजबूरी है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ये बात कहलवा रही है। लेकिन कश्मीर का मोह है कि जाता ही नहीं। पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारना भी चाहता है, लेकिन कश्मीर को भूलना भी नहीं चाहता। However, we feel that it is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. ये वही पाकिस्तान है जहां की सरकार पर जब कोई दबाव पड़ता है तो वो कश्मीर वाले कूटनीतिक गीत गाने लगती है और भारत विरोधी बयान देकर या कोई आतंकी साजिश रचकर ध्यान हटाने की कोशिश करती है। अब वही पाकिस्तान है जो एक के बाद एक कई बार भारत के साथ बातचीत शुरू करने की रट लगा रहा है, चाहे बाजवा हो या इमरान खान। पीस की तरफ डायलॉग के जरिए अगर कश्मीर का रेजोल्यूशन की तरफ जाता है तो ये सारा इलाका चेंज हो जाता है और इससे दोनों मुल्क को बहुत फायदा है। हिंदुस्तान को भी फायदा इसलिए है कि वहां भी बहुत गुर्बत है, तो सबसे ज्यादा अगर गुर्बत को दूर करना है तो हमारी ट्रेडिंग टाइज और हमारी इकोनॉमिक टाइज स्ट्रांग हो, हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े, हिंदुस्तान को फायदा, वो भी कनेक्ट हो जाता है सेंट्रल एशिया तक। ये एक आगे सिर्फ एक इशू है जो हमें रोक के रखा हुआ है इस वक्त तक। हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 अगस्त के बाद अब जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते वहाँ। पहले इमरान खान और फिर आर्मी चीफ बाजवा दोनों कई मौकों पर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, लेकिन अब उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं। असल में अब पाकिस्तान भारत की डिप्लोमेसी के आगे घुटने टेक चुका है। भारत की डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया है। सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान को अब चीन और तुर्की के अलावा कहीं से कोई आर्थिक मदद मिलनी बंद हो गई है,
जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और देश कंगाली की कगार पर खड़ा है। इसीलिए अब इमरान और बाजवा दोनों मिलकर भारत की मिन्नतें करने में जुटे हैं, लेकिन उन्हें भारत से बातचीत भी करनी है और कश्मीर का राग भी छेड़ना है। ऐसा कैसे चलेगा? जब मेरी गवर्नमेंट आई तो हमने पूरी कोशिश की हिंदुस्तान से कि हम अपने जो भी इश्यूज है, और हमारा इशू बेसिकली कश्मीरी एक ही इशू है, हम उसको कैसे डायलॉग के जरिए हल करें और अपनी एक सिविलाइज्ड नेबर्स की तरह अपनी रिलेशनशिप कायम करें। अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त आ गया और उससे बहुत बड़ा एक धचका पड़ा और हमारे टोटल ब्रेकडाउन हो गया दोनों मुल्कों के बीच में। अभी भी उम्मीद हम ये रखते हैं कि अगर वो कश्मीरियों को जो उनका राइट है, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको राइट दिया है कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें, अगर वो राइट देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए भी उतना फायदेमंद है जितना हम पाकिस्तान के लिए। हमारी नसीहत तो यही है कि पाकिस्तान को अगर भारत से बात करनी है तो उसे 2 चीजों से तौबा करनी पड़ेगी, आतंकवादियों से दोस्ती और दूसरी कश्मीर का मोह। इमरान खान अपने घरेलू मसलों में फंसा हुआ है, वहां से निकलने के लिए वो तरह तरह के बयान दे रहा है और कंट्राडिक्टरी बयान दे रहा है। जहां तक पीस प्रोसेस का ताल्लुक है, पीस प्रोसेस हिंदुस्तान तो हमेशा आगे रहा है पीस करने में पाकिस्तान के साथ, लेकिन पीस जो नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, उसकी असली जड़ है टेररिज्म इन कश्मीर, जो पाकिस्तान से उभर रहा है और पाकिस्तान उसको पूरी तरह से फंडिंग कर रहा है, टेररिस्ट को ट्रेनिंग दे रहा है, उनको इन्फिल्ट्रेट करवा रहा है। अगर पाकिस्तान टेररिज्म बंद करे, जो कि नहीं लगता है, अगर वो बंद करे तो पीस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इमरान और बाजवा के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ये उनके बयानों से समझा जा सकता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब पाकिस्तान ने चिकनी चुपड़ी बातें करके भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। भारत अब पाकिस्तान की कथनी पर नहीं, करनी पर विश्वास करेगा और पाकिस्तान की करनी ठीक नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अमन और शांति की बात की, लेकिन अगर आप उनके बयान को गौर से सुने, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा सबसे आगे रखा। भारत का कहना है पहले आतंकवाद का खात्मा करे, फिर अमन की बात करे। गीता मोहन, नई दिल्ली, आज तक। भारत अब पाकिस्तान के किसी झांसे में नहीं आएगा। पाकिस्तान को अगर भारत से बात करनी है तो फिर पहले अपने आप पल रहे आतंकवादियों पर लगाम कसनी होगी। कश्मीर के बारे में पाकिस्तान अगर सोच रहा है तो पहले उसे खुद इस पर विचार करना होगा और इससे कम पर पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी। हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 अगस्त के बाद अब जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते। आस्तीन में सांप और बातचीत का हाथ, ऐसे कैसे चलेगा इमरान साहब? जब जान पर बन आई तो 25 फरवरी को सीज फायर का ऐलान कर दिया, वरना उससे पहले तो आपके और आपकी आतंक परस्त सेना ने सीज फायर तोड़ने के सबसे बड़े रिकॉर्ड बना दिए थे। पाकिस्तानी सेना ने फरवरी 2020 और फरवरी 2021 के बीच औसतन रोजाना कम से कम 1 दर्जन बार सीज फायर का उल्लंघन किया। साल भर में कुल 4665 बार, जो पिछले 17 सालों में सबसे ज्यादा है। जो पाकिस्तानी सेना एलओसी पर गोलीबारी की हदें तोड़ रही थी, वो अचानक से सीज फायर के लिए तैयार कैसे हो गई? इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। 25 फरवरी को पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर को सख्ती से लागू करने की हामी भरी। इसके बाद ही पाकिस्तान कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने का एजेंडा चलने लगा। पाकिस्तान का कहना है कि सीज फायर का मतलब ये नहीं कि वो अपने पुराने स्टैंड से पीछे हट गया, यानी कश्मीर के मामले में पाकिस्तान अपने पहले वाले रुख पर आज भी कायम है। इमरान और बाजवा के बयान से भी ये बात साफ समझ में आती है। अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त आ गया और उससे बहुत बड़ा एक धचका पड़ा और हमारे टोटल ब्रेकडाउन हो गया दोनों मुल्कों के बीच में। अभी भी उम्मीद हम ये रखते हैं कि अगर वो कश्मीरियों को, जो उनका राइट है, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको राइट दिया है कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें, अगर वो राइट देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए भी उतना फायदेमंद है जितना हम पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि वो कश्मीर का मोह भी नहीं छोड़ सकता और उसे दुनिया को ये भी दिखाना है कि वो कितना शांति प्रिय देश है। लेकिन पाकिस्तान चाहे जितनी मर्जी तिकड़म लगा ले, भारत अब उसके झांसे में नहीं आने वाला। पाकिस्तान के बातचीत वाले ऑफर पर भारत के विदेश मंत्रालय ने 4 फरवरी को बयान जारी कर कहा था कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी जैसे रिश्ते कायम करने का इच्छुक है, लेकिन ये संबंध आतंकवाद और हिंसा से मुक्त होने चाहिए। अब ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की है कि वो ऐसा माहौल बनाए।
यानी पाकिस्तान को भारत की तरफ से बातचीत की शर्तें वही हैं जो पहले थी और आगे भी रहेंगी। India desires normal relations with all its neighbors, including Pakistan. We have consistently maintained that issues, if any, between India and Pakistan should be resolved bilaterally and peacefully. Our position on key issues remains unchanged. वैसे पाकिस्तान कभी इतना भोला नहीं था जितना भोला बनने की एक्टिंग कर रहा है। भारत से बातचीत की इच्छा के पीछे उसकी मंशा कुछ और ही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु पानी समझौते पर सालाना बैठक होनी है। भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्त 23 और 24 मार्च को नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बैठक होगी। चिनाब नदी पर भारत की जल विद्युत परियोजनाओं ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। यानी पाकिस्तान जानता है कि इस वक्त भारत से पंगा लेना उसको भारी पड़ सकता है, इसीलिए वो भारत के साथ दुश्मनी के सीज फायर का बार बार ऐलान कर रहा है। ये उसकी मजबूरी भी है और जरूरत भी। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर सबसे पहले एंटीलिया मामले से जुड़ी, जहां पर एनआईए ने कल रात तक उस जगह की पड़ताल की है जहां जिलेटिन की छड़ें स्कॉर्पियो में रखी गई थी और जांच एजेंसी गिरफ्तार सचिन वाजे को भी मौके पर साथ लेकर गई। सीसीटीवी तस्वीरों में कैद संदिग्ध जैसे कपड़े पहनाए क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। एंटीलिया के बाहर वही जगह, वही रास्ता जहां 25 फरवरी की रात जिलेटिन की 20 छड़ें रखी गई थीं। ये वही सीसीटीवी कैमरे हैं जिसके जरिए आई कई तस्वीरें आज एनआईए की जांच का सबसे बड़ा आधार हैं। और इस सीसीटीवी का ही कमाल था कि स्कॉर्पियो में सवार शख्स जिलेटिन की छड़ें छोड़कर जाता हुआ दिखा तो कैमरे में कैद हो गया। लेकिन पहचान बेहद मुश्किल थी क्योंकि उसने खुद को पूरी तरह से ढक रखा था। जब इस चेहरे के पीछे सचिन वाजे के होने का शक गहराया तो जांच में जुटी एनआईए वाजे को क्राइम सीन पर लेकर पहुंच गई। वारदात के 22 दिन बाद क्राइम सीन पर ऐसा रिक्रिएशन किया गया। सवाल है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? गिरफ्तार सचिन वाजे को एनआईए ने क्यों पीपीई किट पहनाकर ठीक उसी रास्ते पर चलाया? एनआईए सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया के पास सीसीटीवी में कैद वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे ही थे। बीती रात एनआईए की टीम सीएफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंची। साथ में थे सचिन वाजे। उन्हें एक लंबा कुर्ता पहनाकर कई बार चलवाया गया। इस दौरान वहां आवाजाही रोक दी गई। करीब घंटे भर यहां जांच पड़ताल होती रही। हमने देखा कि सचिन वाजे जो है वो अपने जो सिविल ड्रेस पहने हुए थे वो उसमें उनको चलाया गया। लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए उनको पीपीई किट पहना के उनको इस वक्त वापस चलवाया जा रहा है। अभी वो गाड़ी में थोड़ी देर पहले बैठे थे, गाड़ी में उनको वापस पीपीई किट पहनाया गया और वो उसी तरह से चलने के लिए उनको कहा गया है जैसे कि सीसीटीवी कैमरे में था। और इस वक्त आप देख लीजिए सचिन वाजे उसी तरह से अधिकारियों का जो आदेश है, एनआईए के जो अधिकारी हैं, जो भी वो कह रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं उसके अनुसार वो वैसा ही करते जा रहे हैं। जो कपड़े पहने हुए जो देखा गया था उनको, जो सीसीटीवी कैमरा में जो कैद हुआ था। सीएफएसएल टीम ने उस सीसीटीवी के आसपास से भी सबूत जुटाए जिसमें स्कॉर्पियो खड़ी करने वाले शख्स की तस्वीरें कैद हुई थी। यही वो सीएफएसएल के अधिकारी हैं जो इस वक्त ऊपर चढ़े थे। सर, आप लोगों ने क्या रिक्रिएट किया, सर कुछ बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे सर। क्या देख रहे थे सर आप लोग ऊपर चढ़ के? फिलहाल ये अधिकारी कुछ बताने के मूड में नहीं लग रहे हैं, लेकिन यही वो पूरा इलाका है जिसमें कि वो सीसीटीवी फुटेज जहां पर कि वो कैप्चर हुआ था, उस पूरे फुटेज को एक तरह से कह लीजिए वापस रिक्रिएट करने की कोशिश की। सूत्रों की माने तो सचिन वाजे के पास 2 कुर्ते थे जो उन्होंने क्राइम करते वक्त इस्तेमाल किए। इनमें से एक कुर्ता सचिन वाजे के घर से बरामद हो चुका है। वहीं सूत्रों के मुताबिक उन्होंने दूसरा कुर्ता केरोसिन तेल डालकर जला दिया।
और मुलुंद में तालाब के पास फेंक दिया था, जिसकी पड़ताल अभी जारी है। बीती रात सचिन वाजे के साथ क्राइम सीन पर रिक्रिएशन कर एनआईए ये भी देखना चाहती थी कि सीसीटीवी में दिखे शख्स की चाल ढाल अंदाज सचिन वाजे से मिलते हैं या नहीं। सौरभ बख्तानिया के साथ विद्या, मुंबई आज तक। एनआईए ने सचिन वाजे की गलतियों को पकड़ लिया है। अंबानी के घर के सामने विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार खड़ी करने की साजिश सचिन वाजे ने बेहद शातिराना तरीके से रची थी, लेकिन काली मर्सिडीज ने उन्हें फंसवा दिया। क्या है काली मर्सिडीज की इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। साजिश वाली गाड़ी बेशक स्कॉर्पियो रही, भले ही स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें और अंबानी परिवार के नाम धमकी भरे खत रखे हों, लेकिन फिलहाल इस स्कॉर्पियो से ज्यादा अहम ये काली मर्सिडीज हो गई है। स्कॉर्पियो से साजिश की शुरुआत हुई थी, जबकि इस काली मर्सिडीज से साजिश का खात्मा। जी हाँ, ये काली मर्सिडीज एंटीलिया केस में बर्खास्त असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे के लिए आखिरी कील ठोकने जा रही है। इस काली मर्सिडीज के सारे राज बाहर आ गए तो सिर्फ एंटीलिया की साजिश ही नहीं, बल्कि मनसुख हिरेन की मौत का सच भी बेपर्दा हो जाएगा। ये काली मर्सिडीज एनआईए के लिए इतनी अहम क्यों बन गई है, आइए सिलसिलेवार आपको बताते हैं। एनआईए के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी सीएसटी के बाहर की है। पर खबर ये नहीं है, खबर है इस तस्वीर में कैद दो चेहरे, तस्वीर की तारीख और वक्त। ये तस्वीर 17 फरवरी रात 9 बजे की है और तस्वीर में कैद है सचिन वाजे और मनसुख हिरेन। जी हाँ, ये उसी दिन की तस्वीर है जिस दिन स्कॉर्पियो बकौल मनसुख हिरेन ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर शाम 6 बजे के करीब खराब हो गई थी। लेकिन सीसीटीवी की ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। 17 फरवरी की शाम 6 बजे मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ठाणे टोल नाका के आगे इस जगह खराब हुई थी। इसके बाद मनसुख हिरेन यहां से कैब पकड़कर मुंबई की तरफ रवाना हो जाते हैं। स्कॉर्पियो यूं ही सड़क किनारे छोड़कर। जिस कैब में मनसुख हिरेन मुंबई जा रहे थे, उस कैब ड्राइवर के बयान के मुताबिक पूरे रास्ते में मनसुख हिरेन के पास कुल 5 बार किसी का फोन आया। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये 5 कॉल सचिन वाजे के थे। बकौल कैब ड्राइवर मनसुख हिरेन ने सबसे पहले उससे पुलिस मुख्यालय के सामने जाने के लिए कहा था, लेकिन दोबारा जब मनसुख के पास फोन आया तो मनसुख ने जगह बदल दी। मनसुख ने कैब ड्राइवर से सीएसटी चलने को कहा और उसी सीएसटी के बाहर एक कैमरे में मनसुख और वाजे कैद हो गए। दरअसल पिछले कई सालों में सीसीटीवी कैमरों का जो जाल फैला हुआ है, उनमें ये पूरी वारदात कैद हुई थी, जिसमें कि हिरेन मनसुख से मिल रहे हैं सचिन वाजे। और यहाँ ये जो आप सीसीटीवी देख रहे हैं उसमें साफ साफ झलक नजर आ रहा था। दरअसल एटीएस की जो टीम है उन्होंने आके यहाँ के सारे जो दुकान है उनमें जाके जांच पड़ताल कर ली थी, पूछताछ की। तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पर वो लोग आए थे, उन्होंने उनसे पूछा कि उनके सीसीटीवी कैमरों में क्या ये पूरी वारदात कैद है। तो या तो किसी के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो काम नहीं कर रहे, या फिर किसी का जो कैमरा है वो रोड की तरफ नहीं है, सिर्फ दुकान की तरफ है। तो ऐसी कई तमाम चीजें उन्होंने बताई। तो जिसके बाद एटीएस को आखिरकार सफलता उन्हीं सीसीटीवी कैमरों से मिली, जिसमें कि ये पता चल रहा है कि एपीआई सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे हिरेन मनसुख से 17 तारीख को ही मिले थे। एनआईए के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से सचिन वाजे 17 फरवरी की देर शाम काली मर्सिडीज में मुंबई पुलिस मुख्यालय जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद देर शाम वो उसी काली मर्सिडीज में फिर से क्राइम ब्रांच के दफ्तर से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद काली मर्सिडीज सीएसटी के बाहर दिखती है, एक चौराहे पर। हालांकि उस वक्त उस चौराहे पर ग्रीन सिग्नल था, लेकिन मर्सिडीज आगे नहीं बढ़ती बल्कि साइड में खड़ी रहती है, मर्सिडीज की पार्किंग लाइट ऑन करके। इसके कुछ सेकंड के बाद ही सीसीटीवी फुटेज में इसी लाल बत्ती के पास खड़ी मर्सिडीज के करीब अचानक मनसुख हिरेन नजर आते हैं। मनसुख हिरेन मर्सिडीज में बैठ जाते हैं। इसके बाद मर्सिडीज आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद जीपीओ के सामने
ये मर्सिडीज फिर देखी जाती है। इस बार मर्सिडीज को फिर से सड़क किनारे पार्क किया गया था। इस बार मर्सिडीज सड़क किनारे करीब 10 मिनट तक रुकी रहती है। 10 मिनट बाद मर्सिडीज से मनसुख हिरेन उतरते हुए नजर आते हैं। मनसुख के कार से उतरते ही मर्सिडीज वापस मुंबई पुलिस मुख्यालय क्राइम ब्रांच CIU के दफ्तर की तरफ चली जाती है। NIA को शक है कि 17 फरवरी की देर शाम इसी मुलाकात के दौरान मनसुख हिरेन ने स्कॉर्पियो की चाबी सचिन वाजे को दी थी। सचिन वाजे ने उसी रात ये चाबी अपने साथी पुलिस वाले को दी, जिसने 17 फरवरी की रात को ही ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से स्कॉर्पियो उठाकर सचिन वाजे के घर ठाणे पहुंचा दी। इस पूरे कहानी की शुरुआत 17 फरवरी को इसी जगह से शुरू होती है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये है मुंबई का विक्रोली इलाका। NIA और ATS सोर्सेज की माने तो ये कार कभी इस इलाके से चोरी ही नहीं हुई। सबसे पहली वजह इसके अंदर ये प्रॉपर प्लानिंग की गई थी। आप इस इलाके को समझिए, पूरी तरीके से सुनसान रास्ता है। अंधेरा होने के बाद यहाँ पर स्ट्रीट लाइट तक मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई CCTV कैमरे नहीं लगे हैं और ऐसी जगह पे वो गाड़ी यहाँ पर लगा के गए। पुलिस का ऐसा कहना है मनसुख हिरेन ने ही अपने कार की चाबी किसी CIU ऑफिशियल को दी। CIU के अधिकारी ने स्कॉर्पियो कार को 17 के रात को ही यहाँ से लेके जाके सचिन वाजे की जो बिल्डिंग है साकेत सोसाइटी ठाणे में, उसके बिल्डिंग के कंपाउंड में जाके पार्क कर दी। 17 से 24 फरवरी के बीच में ये स्कॉर्पियो कार सचिन वाजे के बिल्डिंग में रहती है। इसके बाद 17 से 24 फरवरी तक स्कॉर्पियो ठाणे में सचिन वाजे के इसी साकेत हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में खड़ी रही। 25 फरवरी को स्कॉर्पियो सचिन वाजे खुद घर से चलाकर निकलते हैं और देर रात फिर यही स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर खड़ी मिलती है। NIA की टीम ने क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर मौजूद जब इस काली मर्सिडीज की तलाशी ली तो कुछ ऐसे सबूत भी मिले जो बहुत मुमकिन है कि मनसुख हिरेन की मौत का राज फाश कर सकते हैं। NIA को शक है कि 4 मार्च की रात मनसुख हिरेन जब अपने घर से निकले थे, उसके बाद किसी तय जगह पर इसी काली मर्सिडीज में बैठे थे। बहुत मुमकिन है कि मनसुख हिरेन को इसी काली मर्सिडीज में बिठाकर मुंब्रा क्रीक के करीब उस जगह ले जाया गया जहां बाद में उनका कत्ल हुआ। अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये है कि 4 मार्च की रात काली मर्सिडीज में मनसुख हिरेन के अलावा और कौन कौन से लोग बैठे हुए थे। NIA सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरेन सचिन वाजे और उनकी इस काली मर्सिडीज से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसी वजह से बड़े आराम से वो उस रात मर्सिडीज में बैठ गए, यानी उन्हें जबरन बिठाने की नौबत ही नहीं आई। NIA को यह भी शक है कि बहुत मुमकिन है कि मौत से पहले इसी गाड़ी में उसके साथ मारपीट भी हुई। फिलहाल ये मर्सिडीज NIA के कब्जे में है और छोटे से छोटे सबूत को जुटाने के लिए, खासतौर पर 4 मार्च का सच जानने के लिए इसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब सचिन वाजे और मनसुख के रिश्ते की खबर लीक हुई तब सचिन वाजे ने बाकायदा ये कहा था कि 17 फरवरी को वो मनसुख हिरेन से नहीं मिले थे। फोन पर उनकी बात जरूर हुआ करती थी, लेकिन CST के बाहर का CCTV फुटेज ये चुगली खा गया कि जिस दिन स्कॉर्पियो की चोरी का नाटक रचा गया उस दिन मनसुख हिरेन से सचिन वाजे मिले थे। NIA की टीम मनसुख हिरेन के मोबाइल की भी खोजबीन में लगी है, जो 4 मार्च की रात से ही गायब है। ये मोबाइल फोन रात 10:30 बजे बंद हो गया था। इसके बाद रात करीब 12:30 बजे इसका आखिरी लोकेशन वसई में पाया गया था। अगर मनसुख का मोबाइल हाथ लग जाए तो बाकी बचे सवालों के जवाब भी सामने आ जाएंगे। NIA को शक ही नहीं, यकीन है कि मनसुख हिरेन के फोन को सचिन वाजे और उनके साथ साजिश में शामिल पुलिस वालों ने ही कहीं छुपा रखा है। शक ये भी है कि फोन को मनसुख के साथ साथ मुंब्रा के समंदर में फेंक दिया गया। फिलहाल NIA इस मामले में वाजे के अलावा क्राइम ब्रांच की CIU के 5 पुलिस वालों से लगातार पूछताछ कर रही है। NIA का मानना है कि जो शख्स सचिन वाजे के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था वो और कोई नहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच में ही कार्यरत है। उसकी पूरी जानकारी NIA जुटा चुकी है, लेकिन उसके खिलाफ पूरी तरीके से अभी पुख्ता सबूत नहीं है।
जैसे ही पुख्ता सबूत मिलते हैं उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि एनआईए का इल्जाम है कि सचिन वाजे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो लगातार सवालों को टाल रहे हैं। इसी वजह से उनसे ढंग से पूछताछ नहीं हो पा रही है। ये बात एनआईए ने बाकायदा शुक्रवार को मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट में कही। सचिन वाजे मुंबई पुलिस में महज असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, लेकिन उनके घर और दफ्तर से एनआईए अब तक 2 मर्सिडीज, 1 लैंड क्रूजर प्राडो जब्त कर चुकी है। इसके अलावा इंटीलिया साजिश में शामिल स्कॉर्पियो और मुंबई क्राइम ब्रांच की गाड़ी इनोवा पहले से ही एनआईए के कब्जे में है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे और भी कई प्राइवेट कार का इस्तेमाल किया करते थे, जिनकी तलाश की जा रही है। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक।